गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा यह वीडियो कक्षा 9वीं के क्षितिज पुस्तिका पर आधारित है और क्षितिज पुस्तिका के अंतर्गत जो पाठ है लेखक हरशंकर परसाई जी द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते, उसका आज हम सभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक हैं प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के हरशंकर परसाई। आप सभी उनका ये चित्र देख सकते हैं। और सबसे पहले पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक का परिचय देते हुए उनके जन्म के विषय में बताऊंगी कि उनका जन्म 22 अगस्त सन 1922 यानी 1922 को हुआ था तथा मृत्यु 1995 को हो गई थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरशंकर परसाई मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी नामक गांव में पैदा हुए थे। परसाई जी की आरंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था और कुछ समय तक अध्ययन कार्य करने के उपरांत सन 1947 यानी 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे थे। उनके द्वारा निकाली गई वसुधा पत्रिका की काफ़ी सराहना हुई और फिर अंत में इनकी मृत्यु हो गई। हमारे जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, इसका मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ आप सभी को कि यह जो पाठ है, यह पाठ एक शीर्षक के अंतर्गत आता है और यह निबंध है। शीर्षक के अकॉर्डिंग देखें तो निबंध है और परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। अवसरवादिता पर व्यंग किया है अर्थात आज का मानव अवसरवादिता हो गया है, अवसरवादी हो गया है। वह मौका जैसा मौका देखता है, जैसा वक्त देखता है, वैसे ही रंग बदल लेता है। तो उसी प्रवृत्ति पर, उसी नेचर पर प्रहार यहाँ पर लेखक ने किया है। और लेखक एक सफल व्यंग्यकार हैं और यह पाठ भी व्यंग के रूप में लिखा गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा, आप सभी ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद, एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लेखक? लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है जिसमें वह पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। यानी उनके जो चेहरा है वह तो कमजोरी के कारण उसमें यदि आप उनके चेहरे को देखेंगे तो उसमें हड्डियां उभरी हुई दिखती हैं। जब कोई कमज़ोर हो जाता है तो उसकी हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि उनकी मूछें जो हैं वो घनी घनी हैं, इसलिए उनका चेहरा भरा भरा दिखता है। यानी उनका चेहरे को देख करके लगता नहीं कि वो कमज़ोर हो गए हैं। कनपटी मीन्स होता है बच्चों कान के पास का जो भाग होता है ना, जिसको टेम्पल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसे बोलते हैं। यानी कि उनकी जो कनपटी है वो चिपकी हुई है और कान थोड़ा पीछे की ओर चिपके हुए हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। कैनवास मीन्स होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा। तो राइटर कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने जो फोटो में जूते पहन रखे हैं वो एक प्रकार के मोटे कपड़े का है जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद मीन्स होता है रिबन, फीता, लेसेस जो होती है ना जूते की, उसे कह रहे हैं कि उन जूतों के जो कि कैनवास के हैं, उनके जो रिबन हैं, जो उनके लेसेस हैं, वो बेतरतीब बंधे हैं, यानी अनऑर्डरली बंधे हुए हैं, बिखरे हुए, अव्यवस्थित से बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है।
यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जो शू लेसेस होते हैं उनके जो किनारे पर क्या होता है, लोहे की या आजकल तो प्लास्टिक की भी लगाई जाने लगी हैं, पतली पतली सी उसमें एक छोटी सी क्लिप जैसी लगा देते हैं, लंबी सी, ताकि जो छेद होते हैं जूते के उनमें उन लेसेस को डालना आसान हो। तो कह रहे हैं कि जो उनकी लेसेस हैं वो बहुत ही बेतरतीब ढंग से बंधी हुई है और उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही लापरवाही से उपयोग किया गया है, जिसके कारण जो लेसेस हैं उनके सिरे पर जो लोहे की पट्टी लगी हुई है, लोहे की पतरी लगी है, वो निकल गई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। इसीलिए शायद उन्होंने बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से बांधा हुआ है अपने जूतों को। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, और जब ऐसा होता है कि उनकी जो लेसेस हैं वो ख़राब हो जाती हैं तो उनको कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी कैसे भी बांध लिया जाता है बस। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। देखिए, जब आप लोग चित्र देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का, तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर एरो के माध्यम से मैंने समझाया हुआ भी है कि ये जो इनका जूता है, इस जूते के पास में देखिए जो एरो है उससे इंडिकेशन मिल रहा होगा आपको कि उनकी उंगली निकली हुई है। तो उसी को बता रहे हैं, उसी की तरफ इशारा करते हुए लेखक कह रहे हैं कि दाहिने पांव का जूता ठीक है। ठीक है से यहाँ तात्पर्य है उसमें से उंगली नहीं दिख रही है, हालांकि वह भी पुराना हो गया है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यानी पहले राइटर ये सोचते हैं कि ये आदमी जब फ़ोटो खिंचाते वक्त इतनी अव्यवस्थित तरीके से बैठ कर के, या ये कह सकते हैं अपने कपड़ों पर ध्यान ना दे करके, जूतों पर ध्यान ना दे करके ये फ़ोटो भी खिंचा ले रहा है, तो जब इसके जो हर दिन के जो पोशाकें होंगी वो कैसी होंगी, है ना। हर डेली जो पहनते हैं कपड़े वो कैसे होंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम फ़ोटो खिंचाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। तो इसीलिए लेखक कहता है यदि ये प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचाने के वक्त उनकी ये वेशभूषा है तो वो नॉर्मली क्या कपड़े पहनते होंगे। फिर अपनी विचारधारा को बदलते हुए वो कहते हैं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यानी उनको विश्वास है कि प्रेमचंद जी के पास बहुत अधिक कपड़े नहीं होंगे, वस्त्र नहीं होंगे, और बार बार वो बदलते भी नहीं होंगे उसको। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। यानी वास्तविक रूप जो है उसी रूप में वह लोगों के समक्ष आना चाहते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, दिखावा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए जैसे थे वैसे ही उन्होंने फ़ोटो भी खिंचा ली है। तो राइटर जो है वो बदलता रहता है, अपने विचार बदलता रहता है। और फिर आगे वो कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। साहित्यिक पुरखे यहाँ पर किसको कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। और साहित्यिक पुरखे का मीनिंग लगेगा लिटरेरी एंसेस्टर्स कह सकते हैं आप अंग्रेजी में उनको, साहित्य एवं साहित्य संबंधी पूर्वज कह लीजिए आप। तो मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। यानी प्रेमचंद जी जो है वो साहित्य वगैरह लिखते हैं तो उनका जो लेखन है वो बहुत ही उच्च स्तर का है। यानी उसमें अनुभव की गंभीरता है, उसमें अनुभव की भरमार है। तो इसलिए पुरखे बोला है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग में बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी को महारत हासिल है। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी। यानी लेखक मन में ही सोच रहे हैं कि यदि तुम अपनी धोती को जो कि तुमने पहना हुआ है उसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो तुम्हारी उंगली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। ये लेकिन फिर वो कहते हैं प्रेमचंद के विषय में कि तुम्हारा जो चेहरा है, वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहे हैं फ़ोटो देखने के पश्चात कि जो तुम्हारा चेहरा है
उससे तुम्हारी बेपरवाही और विश्वास झलक रहा है। यानी तुम्हारे अंदर ये बेपरवाही है कि लोग मुझे देख करके क्या बोलेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ दिख रही है। और एक विश्वास भी दिख रहा है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। इस पंक्ति का अर्थ समझिए बच्चों। राइटर कहना चाहते हैं कि जैसे ही फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज़ कहा होगा तो जो कि जैसा कि परंपरा है, पैटर्न है, रेडी प्लीज़ कहते ही हम मुस्कुरा देते हैं, तो तुम भी मुस्कुरा दिए होगे और धीरे से मुस्कुरा दिए होगे। यानी तुम्हारे अंदर जो पेन है तुम्हारे हृदय में, और उस हृदय में जो दर्द है उसमें जो एक छोटी सी मुस्कान है, उस मुस्कान को तुमने धीरे से अपने चेहरे पर खींच करके लाया होगा। यानी धीरे से तुम मुस्कुरा दिए होगे अपने दर्द को छुपा करके, और तभी फोटोग्राफर ने तुम्हारी फ़ोटो निकाल ली होगी। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। और लेखक कहते हैं कि तुम्हारी ये जो अधूरी मुस्कान इस फोटो में दिख रही है वह बहुत ही विचित्र है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। उपहास है यानी कि तुम खिल्ली उड़ा रहे हो, किसी को मजाक उड़ा रहे हो किसी का। व्यंग है, व्यंग है यानी तुम बातों से चोट पहुंचा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो मुस्कान है वो बातों से चोट पहुंचाना नहीं है, यहाँ पर व्यंग है। यानी तुम अपनी मुस्कान के माध्यम से किसी पर टॉन्ट कर रहे हो, यानी बोल भी नहीं रहे हो। व्यंग करना मीन्स किसी से की बातों से किसी पर हंसना, उसको चोट पहुंचाना, टॉन्ट कसना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्या कह रहे हैं राइटर कि ये तुम्हारी मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। यानी तुम लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, व्यंग कर रहे हो उनका, जो कि दिखावा करते हैं। आई होप ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा यह कैसा आदमी है जो खुद तो फोटो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो। यानी राइटर कह रहे हैं कि यदि तुम फोटो नहीं खिंचाते तो भी काम चल जाता, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा यदि तुम फोटो नहीं खिंचाते। फिर वो सोचते हैं कि शायद उनकी पत्नी ने जिद की होगी, हट किया होगा, इंसिस्ट किया होगा, और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे, और फिर तुम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी है यानी कि दुखांत बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। यानी ये कितनी दुखद बात है कि किसी के पास जूते इतने अच्छे नहीं हैं कि वो फ़ोटो खिंचा सके। यानी फ़ोटो खिंचाने के लिए भी उसके पास अच्छे जूते नहीं हैं। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को यानी दर्द को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द यानी तुम्हारा पेन, तीखा दर्द भरा व्यंग यानी कष्टपूर्ण ये जो तुम्हारा व्यंग है मुझे एकदम रोक देता है। यानी राइटर एक तरफ उनकी जो गरीबी है, उनकी जो कष्ट है, पीड़ा, आर्थिक तंगी है, उसको देख करके एकदम से उसको अपने हृदय में ये महसूस होता है कि वो रो पड़े। लेकिन फिर उसको वो जब प्रेमचंद जी के मुस्कान को देखता है और तो उसमें देखता है कि तीखा दर्द भरा हुआ है, और वो दर्द जब वो महसूस करते हैं, वो व्यंग, दर्द भरा व्यंग जब लेखक महसूस करते हैं तो कहते हैं कि मैं एकदम से रुक जाता हूँ और रो नहीं पाता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। यानी जब वर दिखाई करना मतलब दूल्हे को दिखाना। यानी जब जो है राइटर कहना चाहते हैं कि जब किसी की मुंह दिखाई करनी होती है या किसी दूल्हे को दिखाना होता है तो वो उसके पास यदि कोट नहीं है तो वो मांग लेता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि ये सब उस समय की बातें हैं बच्चों, जब पुराने ज़माने की बातें हैं, जबकि जो है लोग
उसको ले लिया करते थे, किसी से कुछ चीज़ें मांग लिया करते थे। मांगने में, एक दूसरे को सामान चीज़ें देने में कोई संकोच नहीं करता था। तो ये उस समय की बातें हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि जो है तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही नहीं मांगते बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, यानी परफ्यूम लगा करके फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। ये एक व्यंग किया है, हंसी ठिठोली की है। चूंकि लेखक के मित्र थे मुंशी प्रेमचंद जी, इसलिए वो ऐसा कह ले रहे हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता 8 आने मतलब होता है बच्चों 50 पैसा। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यहाँ पर ये पंक्ति महत्वपूर्ण है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यानी जूते की कीमत ज़्यादा रही है और टोपी की कीमत कम रही है। अब तो जूते की कीमत, यहाँ पर तात्पर्य है इस पंक्ति से कि जूता मतलब जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ताकतवर लोग। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि आज के समय में जूते की कीमत बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। यहाँ पर इस पंक्ति में व्यंग है और राइटर ये कहते हैं कि यहाँ पर जूता मतलब वे जिनके पास शक्ति है, जो ताकतवर हैं और वे लोग जो है जो नेतागण हैं उनको भी अपने प्रभाव में ले लेते हैं। और कहते हैं कि इसीलिए वो कहते हैं कि जो शक्तिशाली लोग हैं वो शासन को, सत्ता को अपने अनुसार झुका लेते हैं। तो यहाँ पर यह अर्थ लगेगा कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, यानी शक्ति की, पावर की कीमत ज़्यादा रही है। और आज के ज़माने में यह स्थिति हो गई है कि यदि किसी के पास ताकत है तो 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती हैं, अर्थात 2500 शासन वर्ग के लोगों को या उच्च पदाधिकारियों को वह अपने वश में, अपनी मुट्ठी में कर सकता है। वो भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं जिसके पास शक्ति है, ताकत है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। आनुपातिक मूल्य यानी उसका रिलेटिव प्राइस होता है, जो अनुपातिक उसके बीच का जो मूल्य होता है। कहते तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, यानी कि तुम्हारे मन में भी ऐसा लगता था कि यह बात थी कि टोपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जूता उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी तुम्हारी सोच दूसरी है, लोगों की सोच से भिन्न है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। विडंबना मीन्स होता है विषम व्यंग, है ना, एक प्रकार का व्यंग। कहते हैं कि ये जो तुम्हारा व्यंग है यह पहले मुझे उतना नहीं चुभा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक मीन्स होता है फाउंडर, यानी चलाने वाले, युग को चलाने वाले, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। तला फट गया है यानी जो सोल है, राइटर अपने जूते के से तुलना करते हुए कह रहे हैं, प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता फटा है तो उससे उंगली बाहर दिख रही है, लेकिन मेरा जो जूता है वो नीचे से फट गया है, यानी उनके जूते का सोल फट गया है अंगूठे के नीचे, और अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। लहूलुहान भी हो जाता है ऐसे मतलब है खून भी निकल आता है उसमें से। पूरा तला गिर जाएगा यानी पूरा तला, उसका जो सोल है वो गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है।
तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, पर हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से? राइटर ये कह रहे हैं कि मेरा जो जूता है वह ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन नीचे से उसका सोल बिल्कुल ही घिस गया है और पूरा पंजा, मेरा सोल पूरा घिस जाए, पंजा भी जो छिल जाए, लेकिन उंगली मेरी बाहर नहीं दिखेगी, लेकिन मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। यानी कि मैं दिखावा कर रहा हूँ तो किसी को मैं अपनी तरह से उसको मैं व्यंग उस पर दूसरे पर नहीं कर सकता। और तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन पाँव सुरक्षित हैं। मैं दिखावा कर रहा हूँ, ऊपर से दिखा रहा हूँ कि मेरा जूता सही है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे दर्द है, मुझे कष्ट महसूस हो रहा और मैं उसको झेल रहा हूँ। पाँव भी मेरा सुरक्षित नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो उंगली है वो दिख रही है, वो उंगली तो दिख रही है लेकिन पाँव तुम्हारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारा जो सोल है वो सुरक्षित है। लेकिन तुम्हारी उंगली ही, सिर्फ उंगली दिख रही है और मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। यानी मैं तो दिखावा तो कर रहा हूँ लेकिन अंदर में वास्तविकता कुछ और है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, यानी तुम दुराव छिपाव नहीं जानते, तुम छिपाना नहीं जानते हो और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। और एक मैं हूँ जो उस पर्दे पर, यानी अपने आप की वास्तविकता को छिपाने पर अपने आप को लहूलुहान कर रहा हूँ, अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ। आई होप यह पेज भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। ठाठ में शानो शौकत से। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर साहब क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। क्या कह रहे हैं? ये जितनी भी वर्णन आया है होरी के गोदान का, पूस और हल्कू का तथा सुजान भगत का, ये सब पात्र हैं मुंशी प्रेमचंद के, है ना। जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं उनके ये पात्र हैं, उनके उपन्यासों की, कहानियों के पात्र हैं। तो उन पात्रों का जो दर्द है उसको याद किया तुमने? यहाँ पर इसके बताने का तात्पर्य कि क्या उन पात्रों का दर्द तुमको याद है, तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, जिसके कारण तुम मुस्कुरा रहे हो? उस दर्द के कारण कि जो कि समाज ने उन्हें प्रदान किया है और वो समाज स्वयं दिखावा करता है, उस दिखावटी समाज पर क्या तुम मुस्कुरा रहे हो? मुझे लगता है वही मुस्कान है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक, क्यों कह रहे हैं मेरी जनता के लेखक? क्यों? क्योंकि जो राइटर है वो स्वयं भी लेखक हैं और साथ साथ में रचनाएं करते हैं। तो जो भी रचनाकार होता है वो लोगों को जनता ही बोलता है ना। तो मेरी ये जो जनता है उसके लेखक हो तुम, यानी मुंशी प्रेमचंद जी जनता के बीच में जो भी वास्तविकता थी, सामाजिक उस समय का परिवेश जैसा था, उसी को अपने रचना में उभारते थे। तो इसीलिए कहा है कि जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए, तगादा मीन्स होता है जब बनिया यानी होजरी शॉप का जो शॉपकीपर होता है वो किसी को उधार में सामान दे देता है, फिर उसको बार बार उससे वो पैसा मांगता रहता है, तो उसको तगादा करना, यानी दिया हुआ उधार वापस बार बार मांगना, डिमांड करना उसकी। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? यानी अनुमान लगा रहे हैं राइटर कि क्या शायद तुमने किसी से उधार में सामान ले लिया हो और फिर वो तुमसे बार बार पैसे के लिए ना पूछे, इसलिए तुम शायद बहुत दूर से चल करके आते हो उससे बचने के लिए, उसके सामने ना पड़ो, इसलिए दूर का रास्ता तय करके आते हो, दूसरा चक्कर काट करके आते हो। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। क्या कह रहे हैं राइटर कह रहे हैं कि तुम चक्कर लगाते हो तो ठीक है, लेकिन चक्कर लगाने से तो जूता नहीं घिसता है, जूता नहीं फटता है, घिस जाता है।
कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। आवत जात मीन्स आते जाते, पन्हैया मीन्स होता है पैरों के जूते, घिस गए आते जाते हुए पैरों के जूते घिस गए, बिसर गयो हरिनाम यानी ईश्वर का नाम भूल गया। राइटर कह रहे हैं कि कुंभनदास का वर्णन करते हुए कह रहे हैं राइटर कि कुंभनदास का जूता भी जो है घिस गया था फतेहपुर सीकरी जब वो जाते थे। तो यहाँ पर मैं बच्चों कुंभनदास जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे और इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। यानी जब वो जाते हैं तो वहाँ पर जाने आने में उनके पैरों के जूते घिस जाते हैं और उनको राजा के दर्शन भी पास से नहीं होते हैं। तो वही कहते हैं, आते जाते पैरों के जूते घिस गए और ईश्वर का नाम भी भूल गया, है ना। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए उन्होंने ये कहा है कि जिनके देखे दुख उपजत हैं। यानी जब उनको जो है वहाँ पर बुला करके बादशाह अकबर आमंत्रित करते हैं और उनको बुला करके उनको पुरस्कार देते हैं या जो भी धनराशि देते हैं, तो बुला करके देने वालों के लिए वो कहते हैं कि जिनके दिखे दुख उपजत, यानी जिनको देखने से दुख पैदा होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, तिनको करबो परे सलाम, ऐसे राजा को हमें सलाम करना पड़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य कि आने जाने में मेरे पैर के जूते घिस जाते हैं। फतेहपुर सीकरी वो जाते थे तो आने जाने में पैर के जूते घिस जाते हैं और ईश्वर का इतनी थकान हो जाती है कि ईश्वर का नाम भी भूल जाता है। और फिर वो कहते हैं कि उसके पश्चात मिलता क्या है हाथ में, सिर्फ दुख, कष्ट, और जिसको देखने से कष्ट मिले उसको मुझे सलाम भी करना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने वर्णन इसलिए किया है इनका कुंभनदास का कि आने जाने में जूतियाँ घिस जाती हैं, उसका जूतियाँ घिस जाती हैं, फटती नहीं हैं। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है, चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। ऊपर का जो उदाहरण है कुंभनदास का, इससे ये भी तात्पर्य लगता है कि यदि हम किसी राजा या उसके अधीन रहते हैं तो हमें कष्ट होता है, और यदि हम अपने मन के मालिक होते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी को कष्ट नहीं था। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। अनुमान लगा रहे हैं कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहो, यानी कठोर चीज को तुम ठोकर मारते रहो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, यानी प्राचीन काल से, बहुत ही प्राचीन समय से कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो पुरानी प्राचीन समय से सदियों से जम गई है समाज में। यहाँ पर परत दर परत सदियों से जम गई है से तात्पर्य यहाँ पर उन रूढ़वादी परंपराओं की ओर संकेत कर रहे हैं लेखक, जो कि हमारे समाज में व्याप्त हैं, है ना। अनेक प्रकार की हैं सामाजिक रूढ़ियाँ, परंपराएं, आप सभी जानते हैं। उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। और मुंशी प्रेमचंद जी आप सभी जानते हैं कि रूढ़ियों परंपराओं का खंडन किया उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से। तो वही कह रहे हैं कि लगता है शायद तुमने ठोकर मारा है उन रूढ़ियों और परंपराओं को, इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। फिर कहते हैं कि शायद कोई टीला मीन्स होता है छोटा सा एक पहाड़ टाइप का, और लगता है कि तुमने जो है उस पर अपना जूता आजमाया, यानी तुमने उसको ठोकर मारी, उस पर अपने पैरों से प्रहार किया। यहाँ तात्पर्य क्या है इस पंक्ति का, ध्यान से सुनिएगा कि कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, यानी कोई बाधा। यहाँ पर टीला किसका प्रतीक है, बाधाओं का प्रतीक है। कोई बाधा जो तुम्हारे मार्ग में, जीवन के मार्ग में आई थी, वो उसको तुमने दूर करने के लिए उससे
जो है आमना सामना तुम्हारा हुआ और उस पर तुमने प्रहार किया, यानी उसको दूर करने का तुमने प्रयत्न किया, तो शायद इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया होगा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, यानी मार्ग में जो बाधा थी, कठिनाई थी, कष्ट थी, तुम उसको अनदेखा भी तो कर सकते थे। यानी राइटर इशारा कर रहा है कि सामाजिक रूढ़ियों परंपराओं को तुम अनदेखा भी तो कर सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, यानी जो कष्ट है, परेशानियां हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, उनसे हम समझौता भी तो कर लेते हैं। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। राइटर कहते हैं कि हर कोई परंपरा से टक्कर नहीं लेता है, कुछ लोग परंपरा को अनदेखा करके भी आगे निकल जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, लेकिन फिर वो कहते हैं कि शायद तुम उन परिस्थितियों से, उन इस समाज में फैली हुई विषम परिस्थितियों से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादी परंपराओं से तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। होरी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान कहानी का पात्र है और उसने जो है बहुत नियम धर्म अपने जीवन में किया था। नेम मतलब होता है नियम, धर्म का नियम पालन करना, और धर्म में होता है कर्तव्य, अपने कर्तव्यों के पालन उसने बहुत ही नियम पूर्वक किया था और वही शायद उसकी कमजोरी थी। और वो जो होरी है वो बहुत ही कष्ट कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ है, क्योंकि वो नियम के अनुसार चलता है और वो समाज फिर उसको जीने नहीं देता है। तो वही कह रहे हैं कि फिर भी वो चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएं उसके सम्मुख दुखदाई, लेकिन वो अपना नियम, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी? नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी, यानी होरी को नियम धर्म के माध्यम से अपने कर्तव्यों को नियमित करना, अपने कर्तव्यों का पालन करने की जो प्रवृत्ति थी वही उसकी मार्ग की बाधा थी, और शायद तुम्हारी भी यही है। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, यानी जो कर्तव्य पालन का नियम है वो तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम बंधन में नहीं बंधे थे, नियम और धर्म के बंधन में नहीं बंधे थे, यानी तुम्हारा जो कर्तव्य था कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करें। तुम ऐसा समझते थे, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को, रूढ़िवादी परंपराओं को, अंधविश्वासों को दूर करना। तो तुम उस नियम धर्म का पालन किया तुमने, और यही तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। फिर क्या कहते हैं राइटर कहते हैं, अनुमान लगा रहे हैं वो कि मुझे लगता है ऐसा कि तुम्हारी ये जो उंगली दिख रही है वो तुम इसलिए दिखने दे रहे हो क्योंकि शायद तुम संकेत कर रहे हो, किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, और किसकी तरफ कर रहे हो? जिसे तुम घृणित समझते हो। घृणित में होता है जिसको तुम घृणा से देखते हो, यानी यदि कोई गलत कार्य करता है, यदि कोई रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करता है जो कि समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो तुम उसकी तरफ घृणा की दृष्टि से देखते हो, और इसीलिए हाथ की नहीं बल्कि अपनी पैर की उंगली से उसकी तरफ इशारा कर रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिससे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? यानी ये हो सकता है कि तुम इस सामाजिक परंपराओं से, जो कि रूढ़िवादी, जो कि आज समाज के लिए उपयोगी नहीं रह गई हैं, उनसे तुम टक्कर लेते हुए, उनका विरोध करते करते तुमने अपने जूते फाड़ लिए हैं। फिर कहते हैं आगे राइटर कि मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। राइटर कहते हैं कि मैं सब समझता हूँ, तुम अपनी उंगली के इशारे से क्या कहना चाहते हो, और ये जो तुम व्यंग पूर्वक मुस्कुरा रहे हो ये भी मैं समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। यानी राइटर कहते हैं कि तुम हम सब पर हंस रहे हो, उन लोगों पर हंस रहे हो जो उंगली छिपाए हैं, यानी किसी की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, और
अपना तलवा घिसाए चल रहे हैं, यानी वो अपनी वास्तविकता को छिपाते हुए जी रहे हैं। यानी राइटर कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों की ओर संकेत कर रहे हो अपनी उंगली के माध्यम, पैर की उंगली के माध्यम से इशारा करके, कि जो लोग अपने वास्तविक स्वरूप में लोगों के सम्मुख नहीं आते हैं, जो लोग दिखावा करते हैं, जिनकी दिखावे की प्रवृत्ति है, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। बरका कर मीन्स होता है बचा करके। और फिर कहते हैं कि शायद तुम मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे बच कर, उनका सामना करके नहीं, उनको दूर करने वालों के लिए नहीं, बल्कि उनसे बच कर जो व्यक्ति निकल जाते हैं, अपने आप को, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं बाधाओं को, उनको तुम उनकी ओर इशारा कर रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो तुम इस फटे जूते के माध्यम से, जिससे कि तुम्हारी उंगली दिख रही है, ये कहना चाहते हो कि इशारा करके कि मैंने तो समाज में व्याप्त विषमताओं को ठोकर मार मार करके उनसे जो है टक्कर लेकर के अपने जो उंगली है वो बाहर निकल आई है। यानी उसकी तरफ बार बार इशारा करके मैंने उनको जो है संबोधित कर दिया है, उनको हिला दिया है। जो इस समाज में व्याप्त रूढ़ियों परंपराओं को मानते हैं, उनकी तरफ इशारा करके मैंने अपनी उंगली के माध्यम से यह कहना चाहा है कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, और यही कारण है कि मेरा पाँव बच रहा है। यानी मैं ठोस धरातल पर खड़ा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में, यानी तुम दिखावा करने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। यानी तुम दिखावा कर रहे हो किंतु अपना नुकसान कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? तुम चलोगे कैसे? फिर कह रहे हैं कि तुम कैसे चलोगे? मैं समझता हूँ, यहाँ पर चलोगे कैसे से तात्पर्य है कि इस रूढ़िवादी परंपरा को आत्मसात करके, इसकी तरफ से अनजान बन करके और उसका विरोध ना करके तुम कैसे ज़िंदगी जी सकते हो? लोग कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे प्रगति कर सकते हैं? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। फिर अंतिम पंक्तियों में राइटर कहते हैं कि मैं सब समझता हूँ और मैं तुम्हारा ये जो फटा हुआ जूता है तुमने क्यों पहना हुआ है ये भी समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, और जो तुम पैर की उंगली से, जो कि तुम्हारे फटे जूते से दिख रही है, जो इशारा कर रहे हो, उसको भी मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यानी व्यंग मुस्कान, यानी ये जो तुम तीखी व्यंग वाली मुस्कान कर इस फोटो में दिखा रहे हो, दिख रही है तुम्हारी, उसको मैं समझ रहा हूँ। यानी कि तुम अपनी व्यंग मुस्कान जो का रहस्य जो है मुझे समझाना चाहते हो, और मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि तुम्हारी व्यंग मुस्कान का रहस्य यह है कि शायद तुम उन लोगों पर हंस रहे हो जिन्होंने उंगली बचाने चक्कर में अपना तलवा घिसा लिया है और अपने तलवे का नाश कर लिया है, किंतु अब वो चलेंगे कैसे? यानी वे अपनी वास्तविकता को छिपा करके दिखावा कर रहे हैं, जो वो इस समाज में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। समाज में यदि ऐसे लोग हैं जो अपनी वास्तविकता को छिपाते हैं, अपने जो दिखावा करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें कष्ट होता रहेगा। भले वो दिखावा करें लेकिन उनको हृदय में कष्ट होता रहेगा, उनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी कष्ट उठाएंगी, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आगे चलोगे कैसे, यानी आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो शायद यही कारण है कि तुम मुस्कुरा रहे हो, इसीलिए तुम मुस्कुरा रहे हो, और ये मैं तुम्हारी व्यंग मुस्कान अच्छे से समझता हूँ। आई थिंक बच्चों आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए एक कंक्लूज़न देख लेते हैं कि इस पाठ में राइटर क्या कहना चाहते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद को लक्ष्य करके लिखा गया एक व्यंग लेख है, और इस लेख के अंतर्गत प्रेमचंद के व्यक्तित्व की एक तरफ तो सादगी दिखाई गई है
और उच्च विचारों का विवेचन करते हुए यानी उनका डिटेलिंग देते हुए, वर्णन करते हुए आज की स्वार्थपरता यानी मनुष्य एक दूसरे से वैमनस्यता रखता है, अपना लाभ देखता है, अवसरवादिता यानी मौके का लाभ उठाने वाले लोगों की मनोवृत्ति एवं दिखावे की प्रवृत्ति और दूसरों को दिखाना, वास्तविकता कुछ और होना और दूसरों को दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। और लेखक ने परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट वे में यह कहा है कि सामाजिक विषमताओं पर इन्हीं जूतों द्वारा प्रहार करने के कारण ही उनके जूते फट गए हैं, उनके यानी प्रेमचंद जी के जूते फट गए हैं। बच्चों, आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, पाठ का स्पष्टीकरण समझ में आ गया होगा। आप सभी पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।